नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर लगातार प्रदूषण की मार झेल रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आबोहवा लगातार जहरीली बनी हुई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हालात में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार शाम दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 471 दर्ज किया गया, जो गुरुवार शाम से 60 पॉइंट और ज्यादा था। लेकिन वायु प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली पॉल्यूशन और दिल्ली के आसपास पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामले पर सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच आज सुनवाई करेगी। कोर्ट में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कामकाज की निगरानी की मांग की गई है। इधर प्रदूषण के बिगड़े हुए हालात के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। सरकारी और निजी कार्यालयों को वाहनों के इस्तेमाल में 30% तक कमी लाने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों के बाद अचानक एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। कई राज्यों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में 77 दिन बाद सबसे अधिक नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 21 दिन बाद संक्रमण के चलते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के नए मामलों की वजह से दिल्ली में एक ही दिन में 14 इलाकों को सील किया गया है। फिलहाल राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 97 से बढ़कर 111 तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी कोविड के नए मामले बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 860 नए मामले आए। पूर्वोत्तर के मणिपुर में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिली है। देश भर में कल 12,500 से ज्यादा कोविड के नए मामले दर्ज किए गए थे। भारत की रिकवरी दर इस समय 98.26% है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करेंगे। 12 खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, मुक्केबाज लवलीना, हॉकी खिलाड़ी पिया श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, क्रिकेटर मिताली राज और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री शामिल हैं। जिन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा उनमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अरपिंदर सिंह, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, क्रिकेटर शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकित रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने फेसबुक पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि फेसबुक की बीजेपी की सरकार के साथ सांठगांठ है और ऐसा करके फेसबुक देश में नफरत फैला रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड रोहन गुप्ता ने फेसबुक को घेरते हुए कहा कि जिस वक्त फेसबुक पर भड़काऊ कंटेंट, फर्जी खबरें फैल रही थी, उसी समय फेसबुक ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि इस पर लगाम कसने वाली टीम भी कम कर दी। रोहन गुप्ता ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को लेटर भी लिखा है और आरोप लगाया है कि फेसबुक ने सत्ता की तरफ एक तरफा झुकाव दिखाते हुए हेट स्पीच, अफवाह, गलत जानकारी और भड़काऊ कमेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा दिया और इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने की कोशिश नहीं की गई। लेटर में यह भी लिखा है कि न सिर्फ फेसबुक के कर्मचारियों ने बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस शेयर पोस्ट होने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। रोहन गुप्ता ने मांग उठाई कि फेसबुक इंडिया के कामकाज की इंटरनल जांच हो और जनता के सामने रिजल्ट जारी किया जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके राज्य की बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं और प्रदेश में सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। एक तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ सूबे में राजनीति के दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री वाराणसी के अलावा आजमगढ़ और बस्ती का दौरा भी करेंगे।
वाराणसी में अमित शाह सुबह करीब 10:15 बजे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर में सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचेंगे और बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यहां अमित शाह स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास भी करेंगे। आखिर में गृह मंत्री बस्ती पहुंचकर सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खेल महाकुंभ के आयोजन का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल की प्रतिभा को निखार कर देश और प्रदेश स्तर पर लाना है। इससे पहले शुक्रवार को अमित शाह वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करते रहे और उन्हें सफलता का मंत्र दिया। इसके बाद गृह मंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और मंदिर के महंत को अंग वस्त्रम भेंट किए। यूपी की सियासी महाभारत में जीत की पताका लहराने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने भी ताकत झोंक दी है। एक तरफ अखिलेश यादव सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रहेंगे, तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मेरठ में सियासी नब्ज टटोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पूर्वांचल की जंग जीतने के लिए अखिलेश यादव मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आज समाजवादी पार्टी की ताकत दिखाएंगे। अखिलेश यादव का गोरखपुर इलाके का दौरा 2 दिन का होगा। अखिलेश यहां से समाजवादी विजय यात्रा के 3rd फेज का आगाज करेंगे और समाजवादी रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे और इसके बाद अन्य जिलों का दौरा करेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जनसभाएं करने के बाद आज मेरठ में रहेंगे। यहां नौचंदी मैदान में ओवैसी की जनसभा होगी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी आज बुंदेलखंड से मिशन 2022 का आगाज करने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल पहले महोबा और फिर बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगी। हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना को लेकर यूपी से शुरू हुई बहस बिहार तक पहुंच गई है। यहां की सियासत में भी जिन्ना की एंट्री हो गई है, क्योंकि जिन्ना पर बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद बिहार में जेडीयू के नेता भी जिन्ना के गुणगान करने में जुट गए हैं। जेडीयू के MLC खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है। खालिद अनवर ने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना की बड़ी भूमिका थी। इतना ही नहीं, खालिद अनवर ने जिन्ना की तुलना देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी कर डाली। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लिए जिन्ना है। जेडीयू MLC की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना को देश का बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने पर नीतीश सरकार में सहयोगी बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जिन्हें जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर आज भी कोई जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद 83 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है और इसे किसानों के प्रति अपनी सरकार का समर्थन बताया है। हालांकि इनमें से कई आरोपी सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी भी हो चुके हैं, लेकिन अब इसी मामले पर नया विवाद शुरू होने के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, लेकिन रैली के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा फैल गई। दरअसल कुछ रूटों पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी गई थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर बड़ी संख्या में किसान लाल किले पर पहुंच गए। इसके बाद स्थिति अराजकता में बदल गई थी। चन्नी सरकार की तरफ से 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए की मदद के ऐलान से पहले पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए एक और ऐलान भी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग वजहों से जान गंवाने वाले आंदोलनकारी किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। अपनी किताब और हिंदुत्व की तुलना जिहादी सोच से करने को लेकर चर्चा में आए सलमान खुर्शीद ने सफाई दी है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उन्होंने किसी को भी आतंकी नहीं बोला और हिंदू धर्म सनातन धर्म को बड़ा महत्व दिया है। तो तुलना में आतंकवादी तो नहीं कहा किसी को। अगर कोई और आतंकवादी है और वो धर्म का दुरुपयोग करता है और धर्म का दुरुपयोग हिंदुत्व के लोग करते हैं, तो मैंने तो इतना ही कहा है कि धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तो मैंने एक बड़ा महत्व दिया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मामले में कूदे और कहा कि हिंदुत्व का मतलब सिख और मुसलमानों को मारना नहीं है। इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है।
उत्तर प्रदेश की सियासत का आज सुपर शनिवार है। आज अलग अलग पार्टियों के दिग्गज प्रदेश में अपना दम दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गोरखपुर में होंगे और इसके साथ ही एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिम यूपी के दौरे पर मेरठ में होंगे। वो यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा अपना दल प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बुंदेलखंड में अपने मिशन 2022 का आगाज करेंगे। तो ये देखिए, आज सियासत का सुपर शनिवार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सभी दिग्गज आज जनता के बीच जाएंगे अपने आप को साबित करने के लिए और अपने पक्ष में जनता का समर्थन मांगने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2022 के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन और आज अमित शाह वाराणसी के बाद आजमगढ़ और बस्ती में होंगे और करीब 10:15 बजे वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद दोपहर में स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास किया जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास करेंगे। आखिर में बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मेरा परिवार भाजपा परिवार, इस अभियान का आगाज आज किया जाएगा और बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ किया जाएगा। और युवाओं से जुड़ना है तो युवाओं को अपनी ओर लाना है तो खेल को बढ़ावा देना होगा और ये अच्छे से बीजेपी जानती है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अपनी ताकत दिखाएंगे। अखिलेश यादव आज से गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर होंगे। अखिलेश यहाँ से समाजवादी विजय यात्रा के 3rd फेज का आगाज करेंगे और समाजवादी रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे। तो पूरी तैयारी अखिलेश यादव की तरफ से भी की गई है सेंध लगाने की। रेसलर निशा की हत्या के आरोपी कोच पवन को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों पहले ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर भी हत्या का आरोप लगा, जो आज जेल में। और हैरानी की बात है कि देश को मान दिलाने वाले, देश का तिरंगा थामने वाले पता नहीं कब अपराध के दलदल में शामिल हो जाते हैं, खुद उन्हें भी पता नहीं चलता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खेल के चैंपियन कैसे क्राइम के चैंपियन बन जाते हैं। सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल मेडल विनर रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर बुधवार को हत्या कर दी गई। निशा की मां का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्या का मुख्य आरोपी सोनीपत के गांव हलालपुर में स्थित पहलवान सुशील कुमार रेसलिंग एकेडमी का कोच पवन है, जिसे दिल्ली के द्वारका से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच करेगी। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। आरोप सिद्ध हुए तो आरोपी को सजा मिलेगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, आरोपी को सजा मिलने के बाद क्या वाकई बात खत्म हो जानी चाहिए? दूसरा सवाल, रेसलिंग के खेल में अपराध इतना हावी क्यों हो रहा है? तीसरा सवाल, रेसलिंग खिलाड़ियों के कदम क्राइम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? चौथा सवाल, रेसलिंग के खिलाड़ी क्या ताकत के नशे में अपराध कर रहे हैं? पांचवा सवाल, खिलाड़ियों का अपराध की तरफ झुकाव किसी मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा है? खेल जो है उसका और अनुशासन का एक गहरा नाता है। बगैर अनुशासन के खेल संभव नहीं है और बगैर अनुशासन के खिलाड़ी संभव नहीं है। तो सवाल यही है कि जिस मिट्टी से अनुशासन सीख करके जो खिलाड़ी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करता है, आखिर क्या वजह है कि वो अनुशासन को छोड़ करके, उन तमाम खेल की शिक्षा और ज्ञान को छोड़ करके उनके कदम अपराध की तरफ बढ़ने लगे हैं? रेसलिंग या किसी भी दूसरे खेल के खिलाड़ी और उनके कोच खूब मेहनत करते हैं ताकि देश का नाम रोशन हो सके, अपनी पहचान बना सके। लेकिन पल भर के गुस्से और एक गलत कदम का नतीजा जेल होता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा एक खिलाड़ी कोई भी वारदात करता है वो एकदम हाइलाइट्स हो जाती है। अगर कोई अननोन कोई ऐसी वारदात करता है वो हाइलाइट्स नहीं होती। तो खिलाड़ी को थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। तो
ऐसी बात नहीं है, स्पोर्ट्समैन के अंदर एनर्जी लेवल तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके अंदर टॉलरेशन पावर भी थोड़ी सी कम होती है। अगर उसके साथ कोई गलत होती है तो वो बार बार अगर गलत हरकतें होती हैं या कोई किसी तरह का अनडिसिप्लिन होता है तो वो थोड़ा सा फिर अग्रेसिव हो जाता है। ये सोनीपत के जिला खेल अधिकारी प्रदीप पालीवाल हैं। इनको लगता है कि खिलाड़ियों के अपराध को ज्यादा तूल दिया जाता है क्योंकि खिलाड़ी मशहूर होते हैं, लेकिन ये तार्किक नहीं लगता। ये तर्क सही लगता है कि रेसलिंग के खिलाड़ी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। रेसलिंग खिलाड़ियों के मनोविज्ञान पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है कि रेसलिंग से जुड़े लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है? शायद नहीं। अनुशासित ना होना भी एक बड़ी वजह है, जो खेल अधिकारी खुद मानते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मीडिया में कुछ ज़्यादा इसका उछाल हो गया है, पहले भी वारदात होती रही हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि जो ये अखाड़ा संचालक मैनेजमेंट है, इनको थोड़ा सा अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। और काफ़ी अखाड़े गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो पर्सनल लेवल पे गांव में या कहीं भी खोल लेते हैं। वो पर्सनल ज़मीन पे पर्सनल उनके कोचेज होते हैं, तो उसका सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। सोनीपत के रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर में हुआ यह हत्याकांड कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले जिसमें रेसलिंग का नाम अपराध के साथ जुड़ता है, ऐसा पहले भी हुआ है। बीते मामले अगर बताएं तो सुशील कुमार, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत को बड़ी ख्याति दिलाई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक रेसलर हैं, उनकी सागर हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी होती है। ऐसे तमाम कई बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और पूरा भारत उनके सामने तालियां बजाता था। लेकिन आज वही भारतीय लोग हैं, उनके नाम को सुन करके उनके अंदर एक खौफ आता है, वो उनके नाम को सुन करके सिहर जाते हैं। रेसलर सुशील कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग के खेल में देश को पहचान दिलाई। ओलंपिक में 2 मेडल जीते, लेकिन अपराध के चक्रव्यूह से नहीं बच सके। रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में आज जेल में हैं। खेल से जुड़े अधिकारी खिलाड़ियों के अपराध की तरफ झुकाव को खिलाड़ियों से मिलने जुलने वालों को भी मानते हैं। वो मानते हैं कि संगति का असर है जो रेसलिंग खिलाड़ी अपराध की तरफ झुक रहे हैं। खिलाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है खिलाड़ियों की। बहुत सारे इनके साथ सर्कल में और भी लोग होते हैं। अब ये कल का ही केस है, चलो खाड़ा संचालक थे, लेकिन खाड़ा संचालक अकेला नहीं था, उसके लोगों साथ और भी होंगे लोग, वो तो खिलाड़ी नहीं थे। तो खिलाड़ियों का तो वैसे थोड़ा सा बदनाम किया जाता है। एक खिलाड़ी होता है, उसके साथ 5 लोग और होते हैं, उन 5 लोगों को नहीं लिया जाता, एक खिलाड़ी का नाम आता है। रेसलिंग के खेल और खिलाड़ियों को जानने और समझने वाले लोग मानते हैं कि रेसलर शरीर को ताकतवर बना लेते हैं। जो रेसलर पदक नहीं जीत पाते, खेल में पिछड़ जाते हैं, वो ऐशो आराम और शॉर्टकट में पैसे कमाने की हसरत में किसी न किसी गैंग में शामिल हो जाते हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल जमीनों पर कब्जे और रंगदारी मांगने में करते हैं और फिर जुर्म की दुनिया को अपना लेते हैं। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत, सोनीपत। कोच पवन क्राइम के दलदल में फंसने वाला कोई पहला खिलाड़ी या कोच नहीं। ऐसे पहले भी कई खिलाड़ियों और कोच पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार का नाम भी शामिल है। आज भी वो जेल में है। हम आपको यहां ये बताने जा रहे हैं कि खिलाड़ी और कोच का संबंध अपराध से कैसे जुड़ जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है या फिर कुछ और। कोच पवन कुमार आज सलाखों के पीछे है। 2 दिन पहले तक सोनीपत के सुशील कुमार रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर में यंग रेसलर्स को ट्रेनिंग देता था। देश को गौरव दिलाने वाला पवन एक क्रिमिनल बन गया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ये कोच नहीं है। कोच का एक डिप्लोमा होता है 1 ईयर्स का, जो भारत सरकार का पटियाला में है, गांधीनगर में, कलकत्ता में। और वहाँ जो नेशनल प्लेयर होता है, नेशनल चैंपियन होता है, इंटरनेशनल होता है, वो इस कोचिंग डिप्लोमा को फेस करते हैं। पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसको टेस्ट देने के बाद वहाँ साइकोलॉजी की क्लास भी चलती है, जो कोच को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। तो कुछ ये वो लोग हैं जो कुछ दिन किसी कोच के पास अखाड़े में रह लिए या खेल के मैदान में रह लिए और वो अपने आप को कोच कहने लगते हैं। वो कोच नहीं है, उनको साइकोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है, खिलाड़ी को कैसे मोटिव करना है। रोहतक सोनीपत में लगभग 300 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में 70% से ज्यादा अखाड़े गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिसका मतलब यह है कि इन अखाड़ों को संचालित करने वाले अधिकारी पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होते।
हम आपको समझाते हैं कि अखाड़े किस प्रकार संचालित होते हैं। गैर मान्यता प्राप्त अखाड़ों के मूलतः दो धड़े या विभाग होते हैं। एक विभाग अखाड़े के आम काम धाम करता है, जैसे स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना, रोस्टर बनाना, ट्रेनिंग, कोचिंग, फिटनेस और खान पान का ध्यान रखना। दूसरे विभाग की जिम्मेदारी अखाड़े को चलाने के लिए फंड इकट्ठा करने की होती है, जिसके लिए वो उगाही करता है। गैंगस्टर, माफिया, बिल्डर के इनसे सीधे संपर्क होते हैं, धमकी देकर लोगों को जमीन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। अखाड़े के लोगों को इस तरह की कमाई का कट मिलता है, या इस तरह से कमाए गए पैसों को अखाड़े के डोनेशन में दिखाया जाता है। रेसलर्स के बाहुबल से डरा धमका कर ये सारा काम किया जाता है। बड़े मामलों में बात मर्डर और किडनैपिंग तक आ जाती है। यही रेसलिंग खिलाड़ियों और अपराध में गठजोड़ होता है। कोच कई बार खुद एक एग्जाम्पल होते हैं और कभी कभार खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं, तो अपने जो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी उस रास्ते की तरफ ले चलते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिसको आप गुरु बनाएं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में तो लिप्त नहीं है, और अगर है तो आप अपने आप को दून से किनारा कर लीजिए। पिछले एक वर्ष में इस प्रकार के अपराध की कई वारदातें हुई, जिसका एक कारण फंड्स की व्यवस्था हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये किसी मनोवैज्ञानिक विकार का नतीजा है। जब अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से मिलती है, हमारे कनेक्शंस बनते हैं, तो एक गैप आ जाता है, और उस गैप की वजह से हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। जब हम एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम बहुत सोच समझ के, एक मोटिवेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। वजह मनोवैज्ञानिक हो या फिर कोई और, अपराध को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। रेसलिंग के खेल को जानने समझने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग अपना ज्यादातर समय अखाड़ा और ट्रेनिंग में बिताते हैं। अखाड़ों में ट्रेंड ऐसे पहलवानों का एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है। उस एनर्जी या ताकत का सही इस्तेमाल नहीं होने से झुकाव अपराध की तरफ होता है। लिहाजा जरूरी है कि इनकी ताकत का सही इस्तेमाल हो। अखाड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड जगह है, पर अगर इस डिसिप्लिन को सही तरीके से उनके कोच, उनके मेंटोर्स उनको खड़ा ना कर पाए, या स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर ये बताया जाए कि सिर्फ जीत ही जीत है, हार नहीं है, उसके लिए आपको साम दंड भेद सब करना पड़ेगा, तो यहाँ आप लूज कर जाएंगे। आप उसका जो ग्रेविटी है वो लूज कर जाएंगे। कोच को अपने जो उनके फेलोशिप्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको हारना भी सिखाना चाहिए। अपराध की तरफ आकर्षण सिर्फ रेसलिंग के खिलाड़ियों का नहीं है, ऐसे कई और खिलाड़ी हैं जिन पर गंभीर आरोप है। अर्जुन अवार्ड विजेता जय भगवान पर मारपीट और रिश्वतखोरी का आरोप लग चुका है, गिरफ्तारी तक हो चुकी है। कबड्डी के नेशनल चैंपियन रोहतक के सनी देव पर हत्या, लूट, डकैती के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुश्ती, डिस्कस और जैवलिन थ्रो का स्टेट चैंपियन सोनीपत का संजीत कुक्की गैंग का शार्प शूटर बन गया। 2017 में पानीपत में पहलवान सतबीर की हत्या का उस पर आरोप है। विक्की बॉक्सर जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता रहा है, लेकिन आज अपराध को अपना जुनून बना लिया है। हाल के दिनों में देखा गया कि न सिर्फ रेसलिंग खिलाड़ी बल्कि उनके कोच भी अपराध के दलदल में समा गए हैं। सोनीपत का कोच पवन हो या फिर रोहतक का कोच सुखवेंद्र, जिसने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अखाड़ों में आप देखेंगे एक गुरु शिष्य वाला चलन आज भी है। तो इस चीज के लिए मैं ये कहूंगी कि उन गुरु को एक मेंटोर की तरह ये पता होना चाहिए कि उस रेसलर की पर्सनल लाइफ में, उस रेसलर की सोशल लाइफ में और उसकी जो रेसलिंग लाइफ है उसमें एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किसके साथ उठना बैठना है, ताकि एक मॉनिटरिंग जो प्रॉपर लेवल पे है वो हो सके, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। हरियाणा के खेल के मैदान में कई ऐसे चैंपियन हैं जो अपराध के दलदल में फंस चुके हैं। अखाड़ों के पहलवान, कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और फुटबॉल के मैदान के चैंपियन खिलाड़ी अपराध की दुनिया में दांव लगा रहे हैं। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत, सोनीपत। और यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।